ठीक है, हम लोग जेनेटिक कोड के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है? देखिए, जब भी हम लोग बात करते, इससे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पूरा कर चुके हैं, अब हम लोग जेनेटिक कोड के ऊपर आएंगे और ट्रांसलेशन को खत्म करेंगे। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं डीएनए से आरएनए बनने की, तो आरएनए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें प्रोटीन बनाना है। डीएनए से आरएनए हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ेगी। और अमीनो एसिड्स हमारे कितने हैं जो हमारी बॉडी को बनाएंगे? हमारी बॉडी के सारे प्रोटीन्स बनते हैं सिर्फ 20 अमीनो एसिड से। ठीक है, सिर्फ 20 अमीनो एसिड हैं जिससे हमारी पूरी बॉडी के प्रोटीन बन जाएंगे। और इन 20 अमीनो एसिड के लिए जो कोड्स हैं उनको कह देते हैं हम कोडॉन। और जॉर्ज गैमो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया। जॉर्ज गैमो, a physicist who argued that since there are only 4 bases, 4 ही बेस पेयर हैं जो कोड कर पाएंगे हमारे उसके लिए, प्रोटीन बनने के लिए, अमीनो एसिड के लिए। कह रहे हैं अगर एक नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, तो चूंकि 4 है तो टोटल कितने कोड हो जाएंगे? 4। क्या 4 कोड 20 अमीनो एसिड के लिए हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर 2 यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, अगर 2-2 से मिलके एक कोड बना हो तो क्या होगा? कितने हमारे कोड तैयार हो जाएंगे? 16 कोड हो सकते हैं। क्या 16 कोड 20 अमीनो एसिड के लिए हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर 3-3 से मिलके बना होगा तो 64 हो जाएंगे। और 64 भाई साहब हमारे 20 अमीनो एसिड के लिए तो हो ही सकते हैं। हो सकता है 2 कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए हो, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट। ठीक है, और इसमें से हमारे जो कोड्स हैं जो कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए वो सिर्फ 61। 3 ऐसे कोड हैं जो कोड नहीं करते, उन्हें हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। स्टॉप कोडॉन। इस तरह से हमारे कोडॉन का कॉन्सेप्ट जॉर्ज गैमो ने दे दिया, ये बता दिया। तो कहा कि कोड्स कैसा है? ट्रिपलेट है, यानी AUG हो सकता है, UUU हो सकता है, UUC हो सकता है। कोड कैसा है? ट्रिपलेट है, 3-3 का सेट है। ठीक, प्रोवाइडिंग द प्रूफ दैट कोडॉन वाज द ट्रिपलेट डॉन्टिंग टास्क। ये एक बड़ा ही मुश्किल काम था। द केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोविंद खुराना वाज, हरगोविंद खुराना ने जो केमिकल मेथड बनाया वो इंस्ट्रूमेंटल इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल विद डेफिनेट कॉम्बिनेशन। वो इंस्ट्रूमेंटल साबित हुआ। उससे फायदा हुआ क्या? कि उन्होंने आरएनए मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर ली डेफिनेट कॉम्बिनेशन ऑफ बेसेस, अलग अलग बेसेस बना के, यानी ए बना दिया, यू बना। तो इस तरह से हमारा होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स बना दिए उन्होंने। जो बेसिस थे वो होमोपॉलीमर भी हो सकते थे, एक ही से भी हो सकते थे, और कोपॉलीमर यानी साथ साथ में मिल के भी हो सकते थे। ये किसने कहा था? हरगोविंद खुराना ने कहा था। मार्शल निरनबर्ग आए अगले साइंटिस्ट। क्या नाम है उनका? मार्शल निरनबर्ग। निरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करी। हरगोविंद खुराना लिखा हुआ है इसमें, इससे पीछे वाले पेज में देखिए। मार्शल निरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कराया, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है लेकिन बिना सेल फ्री में। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। और सर्वो ओकाहा, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एंजाइम बनाया उसका नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। इसकी मदद से वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए with definite sequences in template independent manner। template independent, बिना टेम्पलेट के आरएनए को बनाता चला गया। आरएनए का सीक्वेंस बिना टेम्पलेट के तैयार कर दिया। देखिए, सब आर्टिफिशियली करना है सारे साइंटिस्ट। ओकाहा ने जो एंजाइम बनाया उससे उन्होंने बिना टेम्पलेट के आरएनए बना डाला। उन्होंने भाई साहब ने आरएनए बना दिया डेफिनेट कॉम्बिनेशन लगा के होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स के बेसिस पे। मार्शल निरनबर्ग ने प्रोटीन सिंथेसिस कर डाली। ठीक है, और फाइनली हमारे जो चेकर बोर्ड मेथड आया उससे हमें ये कोडॉन्स के बारे में पूरी बात पता चल गई। अगर आप इस चेकर बोर्ड को देखिए तो इसमें आपको कोडॉन्स बने हुए दिख रहे हैं अलग अलग, और इनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, जरा ध्यान से देखिएगा। इस चेकर बोर्ड में हमारा इस तरीके से रखा गया है
4 सेट ले लिए ये, और ऐसे 4 इधर ले लिए। इस तरफ एक लगाया, मान लीजिए एडेनिन लगा दिया, इधर थाइमिन लगा दिया, इधर हमने 4 लगाया, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन तो होएगा ही नहीं, यूरेसिल होगा, ठीक है। इन्होंने एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन ऐसे लगा दिया, और इधर यहाँ पे साइटोसिन। इस तरीके से लिया, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस तरीके से ले रहे हैं। क्लियर है बात? अब इसको देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे लिया है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन कैसे ली गई है। यहाँ पहली पोजीशन आपको यहाँ से उठाना है, दूसरी पोजीशन आपको यहाँ से उठाना है, और तीसरी पोजीशन आपको यहाँ से उठाना है। हर डिब्बे में 4-4 ये रख दिए गए, ठीक है। और इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन यहां से यू, यू, फिर यू, पहला हो गया, दिख गया यू यू यू, दूसरा यू यू सी, तीसरा यू यू ए, चौथा यू यू जी। क्लियर? और देखिए यू 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 और यू यू सी किसके लिए कोड कर रहे हैं? फिनाइल एलेनिन के लिए। किसके लिए कोड कर रहे हैं? फिनाइल एलेनिन के लिए। अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, UAA और UAG और UGA, ये 3 हो गए, ये स्टॉप कोडॉन है। कौन कौन से? UAA, UAG और UGA। ये टर्मिनेशन में सर हेल्प करेंगे। हाँ, ओकर, अंबर, ओपल, ये हमारे ओकर, अंबर, ओपल नाम से भी जाने जाते हैं। UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडॉन ऐसे हैं जो स्टॉप कोडॉन है, किसी भी एमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक। इस तरह से कोडॉन्स अगर आप और गौर से देखें, इस वाले कॉलम को, अगर इस वाले कॉलम को देखिए ध्यान से, CUU, चाहे CUC हो, चाहे CUA हो या CUG हो, ये सब के सब किसके लिए कोड कर रहे हैं? ल्यूसीन के लिए कोड कर रहे हैं। आप ध्यान से देख पाए इस बात को या नहीं? यानी कि आप तीसरे नंबर की पोजीशन बदल दीजिए, तीसरे नंबर की पोजीशन कोई भी रख दीजिए, चाहे वो एडेनिन रख दीजिए, चाहे वो यूरेसिल रख दीजिए, चाहे वो साइटोसिन रख दीजिए, चाहे वो ग्वानिन रख दीजिए, वो हमेशा किसके लिए कोड करेगा? ल्यूसीन के लिए ही कोड कर रहा है। यानी थर्ड पोजीशन जो है ना बच्चा, यही ऐसी पोजीशन है जो वोबल पोजीशन है। इसे क्या कहा? क्रिक साहब ने इसे क्या कह दिया? वोबल पोजीशन। और इसी से इन्होंने ये हाइपोथेसिस दी, वोबल हाइपोथेसिस। क्रिक साहब ने ही दी थी। किसने दी थी? क्रिक ने। कहते हैं कि अगर किसी, ये जो कोड है, इस जेनेटिक कोड का तीसरा वाला जो पार्ट है, उसको चेंज कर दोगे तो हमारे एमाइनो एसिड के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप देख भी सकते हो यहां पे, ये इस बात का प्रूफ है। यहां आप यहां देखिए, ठीक है, यहां पे थोड़ा चेंज आया, ये हिस्टिडीन और ये ग्लाइसिन के लिए कोड होने लगा। लेकिन अगर आप यहां देखें, फिर से यही बात फिर से सिद्ध हो गई। हालांकि ये हाइपोथेसिस ज्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आप और गौर से देखिए तो इस बात से यह भी लगता है कि एक ही अमाइनो एसिड है, उसके लिए कई कोडॉन कोड कर रहे हैं, यानी मोर देन वन कोडॉन फॉर वन अमाइनो एसिड। और इस बात को कहते हैं डीजेनरेसी। इसे क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कैसा है? डीजेनरेट है। तो ये फिर बता दीजिए। हाँ, अभी आ रहा है। अब यहाँ पे जेनेटिक कोड के ऊपर हम लोग फर्स्ट पोजीशन, थर्ड, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन समझ गए। अब आते हैं जेनेटिक कोड के कुछ खास बिंदु। इन बिंदुओं को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि क्या बातें हुई जेनेटिक कोड से रिलेटेड। फीचर्स हैं जिन्हें आपको साइलेंट फीचर्स याद रखना है, बिल्कुल रट्टा मार लेना। पहला फीचर क्या है? The codon is triplet, 61 code for amino acid and 3 codons do not code for any amino acid. Hence they function as stop codon. पहली बात समझ में आ गई? दूसरा कह रहे हैं some amino acids are coded by more than one codon. यानी कुछ अमीनो एसिड, जैसे अभी हमने ल्यूसीन के बारे में ही बात करी थी, ये मोर देन वन कोडॉन से कोड करे जाते हैं, एक ही अमीनो एसिड है। इस कंडीशन को कहते हैं डीजेनरेट। है द कोडॉन इज डीजेनरेट। कोडॉन कैसा है? डीजेनरेट है बेचारा। समझ में आ गई बात या नहीं?
द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होते हैं कोड। कोड कैसे होते हैं? यूनिवर्सल है। चाहे आपके अंदर हो, चाहे कुत्ते के अंदर हो, चाहे गधे के अंदर हो, चाहे बैल के अंदर हो, बकरी के अंदर हो, भेड़ के अंदर हो, अगर उसने कह दिया AUG तो वो मिथ्योनिन के ही लिए कोड करेगा, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता। यूनिवर्सल है, हर किसी में एक ही तरीके का कोड होगा। इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहां पे उन्होंने कह दिया है फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। अगर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर इंसानों तक की सारी बातें आप करें तो UUU कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए। UUU किसके लिए कोड कर रहा है? फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है। Some exceptions to this have rule found in mitochondria। इस रूल से के कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया और कुछ प्रोटोजोन्स में देखे गए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोन के अंदर ये एक्सेप्शन देखे गए। AUG भाई साहब ये याद रखिएगा पॉइंट, ठीक? AUG जो है उसका दो रोल है। जैसे कल हमने ATP के दो रोल बताए थे कि ATP एनर्जी की तरह भी वर्क करेगा और सबस्ट्रेट की तरह भी वर्क करेगा। ऐसे ही यहां पे AUG जो है उसके दो फंक्शन होते हैं, डुअल फंक्शन। AUG स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करेगा, ये स्टार्ट भी करेगा और मिथ्योनिन के लिए कोड भी करेगा। समझ में आ गई बात या नहीं? जब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो AUG सबसे पहले खड़े होंगे, साहब मैं ही स्टार्ट कराऊंगा, और साथ साथ में मैं किसके लिए कोड कर रहा हूं? मिथ्योनिन के लिए कोड भी कर रहा हूं। तो दो काम हो गए, इनिशिएटर कोडॉन भी है और ये मिथ्योनिन के लिए कोड भी कर रहा है। UAA, UAG और UGA स्टॉप या टर्मिनेटर कोडॉन कहलाते हैं। रट्टा मार लीजिएगा इसको, ठीक? यहां इन्होंने ये सीक्वेंस बना के दिखाया हुआ है और आपसे कहा है कि ये किसके लिए कोड करेगा? तो फिनाइल एलेनिन और मिथ्योनिन और ये सब कोड करता है, ठीक? AUG मिथ्योनिन के लिए, UUU फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, ठीक? म्यूटेशन एंड द जेनेटिक कोड। म्यूटेशन के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी और जेनेटिक कोड के बारे में क्या बात होती है। देखिए म्यूटेशन क्या होता है, हमने आपको बताया सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। सडन अचानक से होंगे, कुछ इनहेरिटेबल चेंजेस हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाएंगे ये चेंजेस, इन्हें क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं, ठीक? अचानक से हो रहे हैं और जैसे आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा है, इनसे क्या होता है? कुछ अच्छे भी होते हैं म्यूटेशन, कुछ खराब होते हैं। ज्यादातर म्यूटेशन खराब ही होते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड DNA आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन। आपने पिछले चैप्टर में भी आप पढ़ चुके हो, effect of large deletions and rearrangement in the segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of gene and so a function. ठीक है, तो हमारा फंक्शन भी खत्म हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है अगर हमारा जीन में DNA का कुछ पार्ट टूट जाए या नया लग जाए। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, देखिए जीन म्यूटेशन को ही हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं और यहां हम जीन म्यूटेशन की बात करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात कर चुके, तो म्यूटेशन की पूरी वीडियो है मेरी, आप सिर्फ म्यूटेशन ही पूरा उसमें देखेंगे। हमने पूरी वीडियो डाली हुई है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें 22 वीडियोस हैं, उसमें म्यूटेशन का पूरा हमने डाला हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन यहां सिर्फ हम जीन म्यूटेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। Classical example of point mutation is change in single base pair of gene of beta globulin chain। देखिए हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, दो अल्फा और दो बीटा, और बीटा की 6 पोजीशन के ऊपर जो छोटा सा चेंज आ गया उसकी वजह से क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और उसमें क्या होता है? एमिनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन, ग्लूटामेट की जगह क्या आता है? वैलिन आ जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। Effect of point mutation that inserts or deletes a base in structure can be better understood by the following example। अगर आप यहां देखें तो एक एग्जांपल दिया गया है, राम जो है उसके पास टोपी है। राम के पास क्या है? टोपी, और वो भी कैसी? लाल। क्या हुआ? एक यहां से डिलीशन हुआ, सॉरी इसमें जुड़ रहा है, एक लेटर बी जोड़ा पहले बीच में, फिर आई जोड़ा, फिर जी जोड़ा। देखिए सेंटेंस ही बदल गया। राम हैज बिग रेड कैप, राम के पास बड़ी लाल टोपी। अब यहीं पे अगर हम ये क्या था? एडिशन था। ये जीन में क्या हुआ? एडिशन हुआ, एक एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया। अब इसी को हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं, अब हम इसमें से कम करेंगे। राम हैज रेड कैप था, हमने यहां से एक एक आर ई डी को स्टेप बाय स्टेप हटा रहे। पहले आर हटाया, फिर ई हटाया,
फिर डी भी हटा दिया, तो राम के पास सिर्फ टोपी रह गई, रेड गायब हो गया। राम हैज रेड कैप था और राम हैज कैप हो गया। समझ में आई बात या नहीं? यानी अगर आप गौर से देखें, देखिए बड़ा गौर से देखने वाली बात है यहां पे दोनों में ही। अगर चूंकि हमारा कोडाउन कैसा ट्रिपलेट है, 3-3 का सेट है, इसलिए उन्होंने 3-3 पे ही बनाया है। अच्छा बनाया एग्जाम्पल। राम हैज बिग कैट, बिग कैप। अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा, देखिए सेंटेंस की ऐसी की तैसी हो गई। राम हैज तो समझ में आ रहा है, आगे का सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा है एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ने पे। दूसरे में आपने फिर आगे वाले में एक और, इसके आगे एक और जोड़ दिया, तब भी सेंटेंस की ऐसी की तैसी हो गई, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इससे पहले वाला तो समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपने 3 जोड़ा, सेंटेंस में फिर जान आ गई। समझ में आई बात या नहीं? सीक्वेंस फिर से बढ़िया होगा, 3-3 का सेट बनने लगा, फिर प्रोटीन बनने लगा। समझ में आई बात या नहीं? ऐसे ही पहले एक घटाया तो राम हैज में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आगे वाले सेंटेंस में चेंज आ गया। फिर एक और घटाया, राम हैज में कोई चेंज नहीं, लेकिन आगे वाले में चेंज फिर आ गया। लेकिन जब तीनों हटा दिए तो राम हैज कैप, हमारा सेंटेंस फिर से सही हो गया, यानी पढ़ने लायक हो गया। समझ में आई बात या नहीं? यानी 3 जोड़ो या 3 घटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले पॉइंट्स तो वही रहेंगे। लेकिन अगर तुमने कहा 1 या 2 या 4, तब फिर दिक्कत आ जाएगी। समझ में आ गई बात या नहीं? मेरी बात समझ रहे हो? बस इन्हीं पॉइंट्स को यहां पे लिखा हुआ है, समझ लिया तो काम हो गया। इसके बाद फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एमसीक्यूज। चलिए देखिए, द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 bases change the reading of frame from the point of insertion or deletion. हमारा फ्रेम वहां से आगे की तरफ पूरा चेंज हो जाता है अगर 1 या 2 जुड़ रहे हैं या घट रहे हैं। However, such mutations are referred to as frame shift, insertion or deletion mutation. ऐसे क्या कहलाते हैं? इन्हें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं, या तो इंसर्शन वाला या डिलीशन वाला। समझ में आई बात? अगर जुड़ रहा है तो इंसर्शन और डिलीट हो रहा है तो डिलीशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द 3, अब तीसरे वाले की बात कर रहे हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ द 3 और इट्स मल्टीपल, यानी 3 या 3 के मल्टीपल में अगर जुड़ेंगे या डिलीट होंगे, ठीक है, इन 1 मल्टीपल कोड, हेंस 1 और मल्टीपल एमिनो एसिड्स, यानी कि उससे 1 या मल्टीपल एसिड्स, एमिनो एसिड जुड़ेंगे या हटेंगे। And the reading frame remains unaltered from that point onwards. तो रीडिंग फ्रेम कैसा रहेगा? अनऑल्टर्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा उसके आगे का। क्लियर हो गई बात या नहीं? राम हैज कैप, राम हैज रेड कैप। अब रेड में आगे बिग जोड़ दिया तो राम हैज बिग रेड कैप, और अगर बिग हटा दिया तो राम हैज कैप, यानी कैप तो कैप रही, उसमें चेंज नहीं, यानी रीडिंग फ्रेम अनऑल्टर्ड रहा। क्लियर? 2 जोड़ोगे या 1 जोड़ोगे तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा, या इसी में हम फ्रेम शिफ्ट डिलीशन या इंसर्शन बोलते हैं, वही म्यूटेशन कहलाता है। वही म्यूटेशन। और अगर 3 जोड़ोगे या 3 घटाओगे म्यूटेशन तब भी है, लेकिन उसके आगे का फ्रेम हमारा चेंज नहीं होगा, इसे अनऑल्टर्ड रहेगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं टीआरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर। टीआरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं। इसमें एंटीकोडॉन लूप, और यहाँ पे सारे लूप हम आपको एक बार दिखा देते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। आप यहां देखिए, ये आपका एंटीकोडॉन लूप हो गया, ये आपकी एक्सेप्टर आर्म हो गई, ठीक है, समझ में आ गई। और ये आपका एमआरएनए है, जिसके ऊपर देखिए एंटीकोडॉन इन्होंने लगाया हुआ है। एमआरएनए के ऊपर देखिए एंटीकोडॉन है, ये एयूजी एजीयू सीरीन के लिए कोड कर रहा है। तो सीरीन का एंटीकोडॉन क्या होगा? ए के सामने यू, जी के सामने सी, यू के सामने ए आना चाहिए। क्लियर है? ऐसे यूएसी है तो एयूजी हो जाएगा। ये एयूजी अगर एंटीकोडॉन पे आया है तो इसे आप मिथ्योनिन के लिए कोड नहीं करेंगे, तो ये टायरोसिन के लिए कोड कर रहा है। यूएसी है इसका, या नीचे एयूजी आ रहा तो वो आ रहा। हाँ, अगर यहां पे एयूजी होता तो यहां मिथ्योनिन होता। क्लियर हो गई बात? अच्छा सर, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ लिया है, आरएनए के बारे में पढ़ लिया है, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा सा और पढ़ के फिर ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर आते हैं। तो ये तो हो गया इनिशिएटर टीआरएनए। इनिशिएटर टीआरएनए आपको समझ में आ गया है, इनिशिएटर टीआरएनए।
For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. There is no tRNA for stop codon. tRNA कोई भी stop codon के लिए नहीं होगा. The secondary structure of tRNA has been depicted and look like clover leaf. देखिए कैसा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ के जैसा होता है. इन एक्चुअल ये कैसा होता है इन्वर्टेड एल शेप का दिखेगा. क्लियर हो गई. एल शेप किसने बताया? हॉली ने. तो सॉरी किम ओक्लक ने. टी ये क्लोवर लीफ मॉडल किसने बताया? हॉली ने बताया. आपको स्ट्रक्चर पीछे हम दिखा चुके हैं. आइए देखें इसके ऊपर क्वेश्चंस कितने हैं. टीआरएनए अडैप्टर मॉलिक्यूल तक हम लोगों के यहाँ क्वेश्चंस हैं सारे आ जाते हैं. आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोड for 20 type of amino acid. This is due to degeneracy of genetic code. genetic code कैसा होता है? degenerate होता है, इसीलिए तो ऐसा हुआ. अगला addition or deletion of single nucleotide produces mutation. कैसा होगा? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. आपको भी बताया आपने. टर्मिनेटर कोडॉन अंबर UAG अंबर ओकर अंबर ओकर और ओकर अंबर और ओपल UAA है इसका. UAG और UGA. ओकर अंबर ओपल UAG. क्लियर हो गई? UAG हो गया. व्हाट आर म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है. ठीक है. केमिकल्स एंड रेडिएशंस दैट कॉज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल. ठीक, समझ में आ गई बात? समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्वेश्चन लगाते रहिएगा भाई. फ्रॉम बैक्टीरिया टू मैन. बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक यूनिवर्सल कोड फिनाइल एलानिन. किसके लिए? कौन कोड तक? यू आ गया. नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन हैविंग ऑल 3 बेसेस सेम इन 64 ट्रिपलेट कोडॉन आर. नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स हैविंग ऑल 3 बेसेस सेम इन 64 ट्रिपलेट कोडॉन्स. 3 बेसेस सबके सेम हो. ऐसे कितने हैं जिनके ट्रिपलेट कोडॉन्स हैविंग 3 बेसेस सेम? 3 के तीनों बेस सेम होंगे. ऐसे कितने हैं? एक यू हो गया, एक सी हो गया, एक सी. अरे सर 1 2 3 4 चार हो गए. 4 है पूरे में 4 हो. प्रोबेबिलिटी निकाले. AUG है सर इसका. भाई आपका डिब्बा इसमें यही तो होगा ना. डिब्बे में 4 ही तो होंगे. एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर. 4 ही तो आएंगे ये वाले जिनके 3 के तीनों बेस समान होंगे. जैसे यू हो गया, ए हो जाएगा, जी यस. ऐसे कितना? 4 कोडॉन विद डुअल फंक्शंस. AUG आपको बताया मेथियोनिन और स्टार्टिंग कोडॉन. यस ऐसे एक्ट्स एज स्टार्टिंग कोडॉन और साथ साथ ये मेथियोनिन के लिए कोड करता है. ऑल द टर्मिनेटर कोडॉन बीइंग विद बिगिन विद यूरेसिल UAA UAG UGH. तो यूरेसिल सही होंगे. कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट. दोनों के लिए कौन कॉमन है? जेनेटिक कोड दोनों में सेम होता है. बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक एक ही सा तो रहेगा. अगला 3 डायमेंशन शेप कैसा है आरएनए का? एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप, 3 डायमेंशनल बताया था हमने 3D में. जेनेटिक कोड डिटरमाइंस. जेनेटिक कोड क्या डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन चेन. यही तो करेगा. एमिनो एसिड का ही तो सीक्वेंस बताएगा. अगला द फर्स्ट कोडॉन डिस्कवर्ड बाय निरेनबर्ग एंड मेथाई वाज. कौन सा था? इसको भैया रट्टा मारिएगा. आंसर है सी यू. निरेनबर्ग और मेथाई ने पहला जो करा वो है यू. जेनेटिक कोड वाज डिस्कवर्ड बाय. किसने डिस्कवर करे थे जेनेटिक कोड? बी. हॉली, निरेनबर्ग, खुराना. इन सभी ने तो बात करी थी. टीआरएनए हैज द फंक्शन ऑफ. टीआरएनए अडैप्टर मॉलिक्यूल है भैया. टीआरएनए को ही हम अडैप्टर मॉलिक्यूल भी तो कहते हैं. फॉर द अटैचमेंट ऑफ एमिनो एसिड ओवर एमआरएनए टेम्पलेट. क्या यार? अगला एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए इज एसेंशियल फॉर. देखिए एमिनो एसिलेशन यानी टीआरएनए के ऊपर एमिनो एसिड जुड़ जाएगा, इसे कहते हैं एमिनो एसिलेशन.
ये किसके लिए होता है? जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा उसी के लिए तो होगा, प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन वाला भी तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक, ट्रांसलेशन अभी शुरू कहाँ हुआ? अभी नहीं हुआ है, बस ट्रांसलेशन में ही ये पहला पॉइंट आएगा। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट। सब ट्रांसलेशन की ही बातें हो रही। ट्रांसलेशन बिगिन विद mRNA अटैच्ड टू स्मॉल सेगमेंट। छोड़ दो। हाँ, सही है। एमिनो एसिड बीइंग बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA। इसको छोड़ दो, 175 को छोड़ दो अभी। ठीक है, 177 पे है। एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट ऑफ tRNA इज, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? CCA। CCA वाला होता है ना। अरे यही वाली तो एमिनो एसिड पे छुप जाती है, CCA होता है इसमें, यही पे तो एमिनो एसिड जुड़ता है। OH लगता है। Which is the site of translation? ट्रांसलेशन कहाँ होगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी या राइबोसोम? आ गया, अभी ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। ट्रांसलेशन तो गोल्गी बॉडी में होगा, हाँ, राइबोसोम पे नहीं होता। राइबोसोम में होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हाँ राइबोसोम कराता है। क्योंकि वो राइबोसोम हाँ, ऊपर प्रोटीन आगे सिंथेसिस तो नीचे राइबोसोम mRNA कराएगा। आता है, उसी से वो होता है। आगे आगे ये भी पहला क्वेश्चन भी यही है। एमिनो एसिड प्लस ATP, ये एमिनो एसिड AMP अभी हम बताने जा रहे हैं इसको। mRNA डायरेक्ट बाइंडिंग टू प्रोटीन थ्रू सीक्वेंस ऑफ mRNA डायरेक्ट बाइंडिंग, ये अभी हम जब कराएंगे तब बता देंगे। तो अभी सब वही है, सारे सब वही हैं। Which of the following has no tRNA? बताइए इनमें से, 2 ही 3 बच्चे क्वेश्चन। इनमें से किसका tRNA नहीं होता है? बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज अफेक्टेड बाय, इन बैक्टीरिया छोड़ दो इसको भी। एक इसका आंसर याद कर लेना। इन बैक्टीरिया फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज अफेक्टेड बाय, 186 का कितना है? C आएगा, राइबोसोम। इसका देखिए किस tRNA के लिए कोई कोड नहीं होता है? Which of the following has no tRNA? कौन tRNA, किसका tRNA ही नहीं होता है? अरे यार 61 कोडॉन का ही तो tRNA होगा, बाकी स्टॉप वालों का तो tRNA होता नहीं है। UAA, UAG और UGA कौन है इसमें? UAA, UAG और UGA, समझ में आई बात? इसका ही कोई tRNA नहीं होगा। Amino acid sequence in protein synthesis is determined by the sequence of, एमिनो एसिड का सीक्वेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? mRNA जैसा होगा वैसे ही तो होगा। और द पोर्शन ऑफ जीन विच ट्रांसक्राइब बट नॉट ट्रांसलेटेड इज, ट्रांसलेट तो होगा, यानी कि डीएनए से आरएनए तो बनेगा लेकिन ट्रांसलेट नहीं होगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। कौन है वो? इंट्रॉन। इंट्रॉन को तो निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा ना स्प्लाइसिंग के थ्रू। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक ये वाला भी खत्म हो जाता है। इसके बाद ट्रांसलेशन शुरू होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ट्रांसलेशन हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें 2-4 बातें करेंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।